नमस्कार, मेरा नाम रसूल रघुवंशी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को गुफ्तगू विद रसूल में। ज़िंदगी का फलसफा ऐसा होता है कि हम जीवन में लेकर कुछ और चलते हैं सपने और पहुंच जाते हैं कहीं और पर। कुछ इसी प्रकार का सफ़र रहा है आज हमारी मेहमान और इस जिले की बहराइच जिले की एक प्रखर और एक मजबूत शिक्षिका मधुलिका जी का। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने नवोदय विद्यालय बहराइच से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ सबके लिए जाना एक सपना होता है, यहाँ पर उन्होंने तब जाकर के अपना अध्ययन प्रारंभ किया जब कैसरगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में वहाँ पर जाना एक सपना हुआ करता था। यह इसकी तुलना मैं इस प्रकार से करूँगा जिस प्रकार से गांधी जी या पटेल जी ब्रिटेन पढ़ने गए थे। अब आगे मैं इनके बारे में क्या बताऊं कि बाद में इनका इस प्रकार से जीवन में परिवर्तन हुआ कि वर्तमान में यह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण एक मजबूत शिक्षिका हैं और पूरे बहराइच जिले में इनका एक ऐसा नाम है कि जो नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं चाहूँगा कि मैडम यदि कुछ मेरे तरफ से छूट रहा हो तो आप इसको पूरा करें। एक बार दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते। नहीं, आपने लगभग सब कुछ बता दिया है, आपसे कुछ भी छूट नहीं रहा है। अब आप जो जानना चाहते हैं पहला मेरा प्रश्न है कि आप 2002 से यहाँ पर शिक्षिका कार्यरत हैं और बिल्कुल जब से ही आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपको तुरंत जॉब मिल गया। ये जो बेरोजगारी का लंबा दौर होता है, जो बुरे अनुभव होता है, कम से कम उससे आप बची रही। ये आपके लिए एक मैं कहूँगा क्रेडिट का बात है। लेकिन इसके कुछ जो आपने साइड इफेक्ट भी कुछ प्राप्त किए होंगे, मैं चाहूँगा उस पर आप बात करें। इसका कुछ साइड इफेक्ट। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। बेरोजगारी का जो एक अवसाद वाला दौर होता है वो मैंने नहीं देखा। मैं अपने जीवन में एक भी दिन बेरोजगार नहीं रही, एक भी सेकंड बेरोजगार नहीं रही। एजुकेशन मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुई थी कि मैं जॉब में थी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप एक चीज़ पकड़ लेते हैं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। जो मेरे क्लासमेट्स थे इलाहाबाद के या और लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि तुम बस यहीं की होकर के रह गई, तुमको और बहुत आगे जाना चाहिए था। तो जब आप एक मंजिल अपनी चुन लेते हैं तो आप थम से जाते हैं वहाँ पे। तो जहाँ आपको जाना था वही मैं शुरू में इसके बारे में जिक्र किया। अगला प्रश्न मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा। हर व्यक्ति का एक जीवन का आदर्श होता है। किसी के विवेकानंद होते हैं, किसी के गांधी जी होते हैं, किसी के दूसरे आइडियल्स होते हैं। आपने अपने जीवन में कोई ऐसा आइडियल या कोई ऐसा आइकॉन आइडेंटिफाई किया है जिसको देख करके प्रेरणा लेकर के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं? आइकॉन को देख करके जीवन को आगे बढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो आदर्श के रूप में स्थापित नहीं होते। लेकिन मेरे जीवन में मेरी आदर्श मेरी माँ रही। जिन हालात में उन्होंने अपना जीवन बिताया और जितना ग्रेसफुली बिताया, वो किसी भी नारी के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी, वो सिर्फ 5 तक पढ़ी हुई थी परिषदीय विद्यालय से, उसके बावजूद जो एक ऑरा था उनका वो बिल्कुल अमेजिंग था। तो मेरे जीवन में मेरी आदर्श मेरी माँ। अच्छा, आप इस पिछड़े क्षेत्र से कैसरगंज या बहराइच जैसे क्षेत्र से आपका आना हुआ है, तो उसके बाद एज ए वुमेन, एज ए महिला जो आपको संघर्ष करना पड़ा एक पुरुषवादी सोच वाले समाज में, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं और इस विशेष रूप से उन बच्चियों को बताएं जो इस समय स्ट्रगल कर रही हैं या इन फेज से गुजर रही हैं कि उन्हें बार बार एहसास कराया जाता है तुम लड़की हो, तुम्हारी लिमिट है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ ये, बच्चियों को देखते हुए दरअसल मैं महसूस करती हूँ कि संघर्ष मेरे सामने कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहाँ मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। मेरा परिवार, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे भाई, उन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया। तो ये वाला संघर्ष जो था वो मेरे पास नहीं था। परिवार के साथ मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। और जब आपको परिवार से नहीं लड़ना पड़ता है तो आपकी आधी से ज़्यादा लड़ाई कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एनर्जी है जो जीवन के स्टोर एनर्जी है, वो एक ऐसे डायरेक्शन में जाती है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपनों से लड़ना। आपने महाभारत में भी देखा, अर्जुन के सामने यही समस्या थी कि उन्हें अपनों से लड़ना था। अपनों से लड़ना होता तो मैं नहीं लड़ पाती, जो हकीकत है। तो बच्चियों के सामने तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि बच्चियों को, मैं ऐसे क्षेत्र में काम करती हूँ, ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, गांव से हूँ, गांव में पढ़ाती हूँ, बच्चियों के सामने तो सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो परिवार ही है। परिवार भी इसलिए क्योंकि परिवार उनको समाज की दृष्टि से आंकता है। बच्ची कुछ करना चाहती है तो ये नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को बुरा लगता है कि बच्ची क्यों कर रही है, पेरेंट्स भी उसको समाज बन के देखते हैं कि तुम ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे, वो लोग की नज़र से पहले देखते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, अभी महिलाओं की लड़ाई बहुत लंबी है। तो आप अपने तरफ से एक महिला होने की वजह से, और आपने कहा मुझे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि परिवार का साथ मजबूती के साथ मेरे साथ था। हाँ। तो ऐसी बच्चियां जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने परिवार से, सबसे ज़्यादा समाज तो छोड़ ही दीजिए, परिवार से ही नहीं निकल पाती हैं, हाँ। उनके लिए आपने क्या कुछ इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास किया है जिससे कि वो कुछ बच्चियां निकल करके समाज में प्रेरणा का पुंज बने? दरअसल हम लोगों की सीमाएं असीमित शायद हो सकती हूँ, शायद हमने उतना प्रयास ना किया हो सीमाओं को असीमित करने का। किया है, बहुत सीमित दायरे में किया है। पहली चीज़ तो ये कि मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी बच्ची की एजुकेशन ना रुकने पाए। तो पढ़ाई के क्षेत्र में 8th तक के तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8th तक तो खैर निःशुल्क है, लेकिन उसके बाद 9th से अगर किसी बच्ची की पढ़ाई रुक रही है तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उसे आर्थिक मदद दूँ, कम से कम अर्थ की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुक। जहाँ तक संभव हो सके उसे इतना सपोर्ट दिया जाए कि उसकी स्टार्टिंग पढ़ाई अच्छी हो जाए, बाद में तो भविष्य, हाँ, कम से कम +2 तक के वो कर ले, उसके बाद तो वो ट्यूशन करके निकाल सकती है, बाकी चीज़ों से भी निकाल सकती है। हालांकि अगर वो चाहे तो कम से कम ग्रेजुएट। जी। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम स्नातक तक बालिका शिक्षा तो मुफ्त होनी चाहिए। अच्छा, आपने प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 18 साल सेवा की। 18 वर्ष एक लंबा समय होता है। जी जी जी। इस बीच अपने सफ़र के बारे में मैं चाहूँगा, क्योंकि आप इस जिले की एक उत्कृष्ट शिक्षिका हैं और आपने एक सेटअप किया है अन्य शिक्षकों के लिए। उदाहरण जिस प्रकार से आप अभी ऑफ कैमरा मुझसे चर्चा कर रही थी कि बच्चे देख करके ही आपको दौड़ने लगते हैं, आपको वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो मेरा पूछना ये है कि आपने एज ए प्रारंभिक शिक्षक के रूप में अभी तक जो योगदान दिया है उसके बारे में थोड़ा मैं दर्शकों को बताएं। रसल जी, खाना पकाने के मामले में मेरी माँ का ये कहना था कि जो अनिवार्य मसाला है वो धैर्य है। आप जितने धैर्य से खाना बनाएंगे, खाना उतना स्वादिष्ट बनेगा। जी जी। प्राथमिक शिक्षा की सफलता के पीछे जो अनिवार्य गुण है वो धैर्य है। धैर्य और स्नेह, ये दो चीज़ें ऐसे हैं। प्राथमिक में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके पेरेंट्स को भी इतनी नीड नहीं है एजुकेशन की। आपने महसूस किया है कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो गांव वाले चाहे ठिठोली में ही पूछे, पर वो ये पूछते हैं कि मास्टर साहब क्या देंगे। हाँ, ये तो है। ये होता है, ये प्रश्न होता है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मास्टर साहब शिक्षा देंगे। शिक्षा माने नथिंग, वो एक अमूर्त चीज़ है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जब तक बच्चे का जुड़ाव नहीं होगा विद्यालय से, तब तक आप काम में सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, यहाँ के जो एक गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनका बड़ी उदासीनता होती है शिक्षा के प्रति या बच्चों की पढ़ाई के प्रति, जिसके बारे में आपने बताया अभी। तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपने कुछ इस प्रकार का प्रयास किया जिससे कि गार्जियन समझें बात को और पढ़ाई का, एजुकेशन का महत्व समझें? दरअसल लंबा समय लगा इसमें मुझे। गार्जियन ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। मैं ये नहीं कहूँगी कि गार्जियन उदासीन है, इसलिए आप इसको बतौर एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि गार्जियन की जैसे ही इनकम बढ़ती है, अगर वो जैसे ही सक्षम होता है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने की सोचता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन बाकी संस्थानों के तरीके से ही सरकारी संस्थान पर उसे यकीन नहीं रहा है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो वो सरकारी संस्थानों को बहुत हल्के में लेता है। उसे ये लगता है कि नहीं, यहाँ बच्चे को पढ़ाई जैसा कुछ मिलने वाला नहीं। तो इसको पूरा करने के लिए हमारे प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है जी, उसके बारे में आपकी क्या समझ है, क्या राय? हाँ, इसके बारे में जो अध्यापक प्रयास कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। मतलब 100% आप छोड़ दीजिए, मैं ये कहूँगी कि 200% वो अपना दे रहे हैं, तब वो एक भरोसा स्थापित कर पा रहे हैं। जैसे मैंने ही अपने विद्यालय में जो शुरुआत की, मोस्टली होता था बच्चे आते थे, कॉपी पेंसिल स्टेशनरी उनके पास नहीं होती थी। स्टेशनरी के अभाव में हम लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, बिना स्टेशनरी के हम पढ़ा नहीं सकते, संभव नहीं। तो मैंने फ्री स्टेशनरी
देना शुरू किया बच्चों को। कॉपी पेंसिल उन्हें विद्यालय से ही मिलती है, किसी भी मतलब फर्स्ट से लेकर के 5th तक किसी भी बच्चे को कॉपी पेंसिल लाने की ज़रूरत है। आप घर से हाथ हिलाते हुए चले आइए, विद्यालय में सब कुछ है। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, बच्चे पेंसिल छील छील के उसको ख़त्म कर देते थे। फिर मैंने कटर अपने पास रखना शुरू किया। अभी उसके बाद फिर हर तीसरे दिन पेंसिल की डिमांड होती थी। अभी मैं उनसे करती हूँ कि वो इतनी छोटी पेंसिल ला के मुझे देते हैं, फिर मैं उन्हें एक नई पेंसिल देती हूँ। तो ये एक्सचेंज ऑफर। तो ये बहुत छोटे छोटे से प्रयास होते हैं जो ये किए जाते हैं। बच्चे को ये लगातार लगता रहना चाहिए कि स्कूल उसका है, टीचर उसकी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर उसे खुशी मिलती है। जैसे अभी 14 नवंबर को दिवाली भी थी, तो हम लोगों ने नेहरू जी का हैप्पी बर्थडे मनाया। 14 नवंबर जनरली हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, भाषण देते हैं, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। वो कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के दिमाग में उतना सेटअप नहीं होता है। मैं केक लेके आई, उस पर चाचा नेहरू लिखाया, कैंडल्स लगाई, हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया, और उसके बाद फिर वो बच्चा जो रेगुलर था स्कूल में, उससे केक कटवाया गया। इसे अन्य बच्चों के प्रति हाँ, ये भाव पैदा हुआ जो दूसरे बच्चे थे कि यदि मैं भी रेगुलर आऊँगा तो मुझे भी अवसर मिलेगा कि ये केक काटने का अवसर मिलेगा। और कुछ ऐसे बच्चे जो जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा थी, उनको बर्थडे कैप पहनाई गई। समस्या ये भी है इस समय कोरोना की वजह से या अन्य समसामयिक परिस्थितियों की वजह से विद्यालय चल नहीं पा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आपने कुछ नवाचार करने के लिए, बच्चों को उससे जुड़ने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट जो किया? हाँ, मैंने ये कोशिश की है। जैसे मेरे विद्यालय से सेवित 3 या 4 पूर्व हैं, तो मैंने उनका समय बांध दिया है कि 9 से 10 तक एक पूर्व से बच्चे आएंगे, 10 से 11 तक एक पूर्व से आएंगे। तो इस तरीके से बच्चे अपने अपने समय पे आएंगे। तो जैसे ये होता है ना, 9 बजे से 3 बजे तक का स्कूल है, हमारे पास तो काफ़ी समय है और 1 घंटा काफ़ी होता है। टीचर और बच्चे के बीच में अगर इंटरेक्शन है तो 1 घंटा काफ़ी होता है। बच्चे सीखने के लिए उतना तो पर्याप्त समय तो होता है। बच्चे लगभग 10-10, 12-12 के ग्रुप में मेरे पास आते हैं। मतलब अलग अलग पूर्वे से बच्चे 10 आए, अपना काम किए, पढ़ाई किए, चले जब अगला स्लॉट उनका आया। इस प्रकार से जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था है, जो बच्चों का लर्निंग का जो कंटिन्यूटी है, उसमें किसी प्रकार का बाधा ना उत्पन्न होने पाए। अच्छा मैडम, इसमें एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि आपका परिवार का तो सपोर्ट रहा, इसमें को आपने मेंशन किया, फिर विभाग में आने के बाद, समाज में आने के बाद, क्योंकि जब आप ज्वाइन की थी उस समय थोड़ा सा 18 साल का एक लंबा अंतराल होता है, तो इस बीच आपने क्या परिवर्तन देखे बेसिक शिक्षा विभाग में जो कि आपको पॉजिटिव नजर आए या फिर आपको उसको लेकर के कष्ट हुआ? रसल जी, समय बदलने के लिहाज से 18 साल बहुत छोटा पीरियड है। 18 साल कुछ भी नहीं है वक्त में बदलाव के दौर से, लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा में परिवर्तन तो आए हैं, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे टीचर्स बहुत कम हुआ करते थे। एक विद्यालय में 1 से 2 टीचर हुआ करता था और कई बार एक टीचर पे 3-4 स्कूल हुआ करते थे। चीज़ें मैनुअल होती थी ज़्यादा, इतना कंप्यूटराइजेशन हुआ नहीं था। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ऑनलाइन ही वैसे भी चीज़ें, जैसे हाँ फीड कर दिया हमने तो सूचना चली गई। अब तो सारी चीज़ें, जैसे पूरे ब्लॉक की 30 सितंबर की छात्र संख्या मैनुअल बनती थी, तो उसके लिए ये है कि ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत कार्यालय में ही खप जाती थी, ज़्यादा टीचर्स लगाए जाते थे इस तरीके से काम करने के लिए। अभी कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से एक तो काम थोड़ा कम हुआ, मतलब ऑफिस पर काम कम हुआ, टीचर को विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला, टीचर भर्ती हुई तो मैन पावर बढ़ा हमारे पास। उसके बाद फिर लगातार शासन ने भी इस बात की समीक्षा करनी शुरू की, मतलब अब तक वो हमें दे रहे थे, अब वो हमसे फीडबैक मांगने लगे कि हमने आपको कायाकल्प दे दिया, हमने आपको टीचर दे दिया, अब आप हमें क्या दे रहे हैं। तो टीचर पर भी एक ये प्रेशर पड़ा, जैसे नीति आयोग की परीक्षाएं हैं और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बीच में कुछ बैच भी बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों के, बहुत एक्टिव लोगों के, 72,000 के लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट वो जहाँ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो ये अच्छे और एक्टिव लोग आए जिन्होंने अपने स्तर से कोशिश की कि तस्वीर बदले बेसिक शिक्षा, और वो दिल से, दिमाग से, पूरे समर्पण के साथ बेसिक शिक्षा परिषद या बेसिक के विद्यालयों को तस्वीर बदलने के लिए अपना सब कुछ लगा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप विश्वास करना प्रारंभ करिए। सबसे पहले बेसिक शिक्षा में सुधारने में आपका भी योगदान होना चाहिए। यदि समाज के लोग मॉनिटर नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं अगर कोई खामी है तो उसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल।
तो फिर उसके बाद जैसे आपके जो सफ़र रहा, इसमें मैंने कहा पुरुषवादी सोच जो ये हमारे समाज में मानसिकता है पुरुषवादी, उसका कहीं न कहीं आपको अगर सामना करना पड़ा हो, कुछ इस प्रकार का वाकया, जीवन का कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो या फिर कोई जो उसको आप शेयर कर सकती हैं, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को शेयर करें। देखिए दरअसल हर लेडी को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, जो थोड़ा सा भी जिसका नाम लोग जानते हैं उसे इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि आपने कहा पुरुषवादी समाज, तो समाज तो तब भी यही था और अब भी यही है। और एक जो सबसे ख़राब चीज़ ये है कि आप जो हैं वो आप दिखाई नहीं देते हैं। जैसे जब हम नए लोगों के बीच में बैठते हैं या हम ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं तो ये लगता है कि नहीं जेंडर मतलब इनके लिए कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मायने रखता है। मैं अपने कलीग से कई बार ये हंस के कहती हूँ कि अगर ईश्वर मुझसे एक वरदान मांगने को कहें तो मैं ये चाहूँगी कि मैं अदृश्य होकर आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँ। मैं जानना चाहूँगी कि मुझे लेकर के आपके ख्याल क्या हैं। हालांकि उसके लिए उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं है, वो बातचीत में यूँ भी पता चल जाता है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने एक लंबा कार्यकाल बतौर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बिताया है ना, ABRC के तौर पे। उस समय पूरे ज़िले में सिर्फ 3 लेडी ABRC थी, जिसमें से एक खंड शिक्षा अधिकारी की पत्नी थी। तो ये उनके लिए तो वरदान था। हाँ, मतलब ये अपने आप में एक उपलब्धि थी, तो कोई बात ही नहीं है। और जब मैं कार्यालय में ज्वाइन करने आई तो एक बहुत ही जेंटल टीचर, जो बहुत ही सभ्य माने जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, और बाद में फिर उनका PCS में सिलेक्शन भी हुआ। अब आप ये सोचो कि कैसे लोग हमारे ऐसी जगह बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप महिला हैं, आपको किसने ये सलाह दे दी थी कि आप ABRC होकर के और ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद देखिए? किसकी सलाह से आपने कर लिया? आपको अपना स्कूल देखना चाहिए, आराम से वहीं पे छुट्टी हो जाता घर जाती। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा सर जी सलाह तो किसी ने पैदा होने की भी नहीं दी थी। अब जब दुनिया में बिना किसी की सलाह के आ गए तो अब दुनिया में जो भी सामने आया हमने सोचा चलो इसमें भी हाथ आजमा लेते हैं। तो जो बहुत जेंटल जाने जाते हैं उनकी ये सोच है। ये बड़े दुख की बात है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए, हाँ, और दूसरी तरफ वो हक पाने के एक तरफ का मिलना चाहिए, और जो पाने के लिए कोशिश करती है या प्रयास करती है तो उसमें तरह तरह के अड़ंगे लगाए जाते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता, क्योंकि आपका 18 साल का कैरियर रहा है अभी तक, आगे भी आपका उज्जवल भविष्य है। आप अभी इस विभाग को ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत सारे प्रयास करेंगे, इसका हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये जो अनुभव होते हैं वो वाकई में बड़ा कष्ट देते हैं कि ऐसे व्यक्ति अधिकारी बन जाते हैं जिनकी एक महिला को लेकर यह सोच होती है। तो फिर आपने उनको बाद में अपने कार्य के माध्यम से जो एक साइलेंट रिप्लाई होता है उसके माध्यम से आपने, हाँ, बाद में हमने लंबे समय तक साथ में काम किया, और सहयोगी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मुझसे मदद मिली होगी कई कामों में। जैसे कार्यालय में काम करते हुए कई बार देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं काम अधूरा छोड़कर नहीं जाती थी कि नहीं वो पुरुष हैं तो वो कर लेंगे। अभी भी मैं अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ, मेरे साथ 2 सहायक हैं और दोनों पुरुष हैं, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ठीक है BRC से जूते उठाने हैं या कपड़े उठाने तो वो पुरुष हैं तो वो जाएंगे उठा लाएंगे, किताबें लेंगे, नहीं, वो प्रधानाध्यापक का काम है, वो मैं ही करूँगी। तो ये एक चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। ये जो आपने बात बताई कहीं न कहीं मैंने खुद नोटिस किया है, महिलाएं भी जब नौकरी में आती हैं तो उनके अंदर एक नारी की जो सोच होती है, वो इस प्रकार से उसका लाभ उठाने लगती है कि हम महिला हैं, हम सर जी कैसे जाएंगे इस काम के लिए। तो कहीं न कहीं वो खुद इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि महिला हूँ, मैं कमजोर, मैं नहीं कर सकती। दरअसल ये बहुत सालों की कंडीशनिंग है, ये हमारे जन्म के भी कई युगों पहले की कंडीशनिंग है। तो ये तो जाते जाते जाएगी ना, और नई पीढ़ी जो है वो थोड़ा सा तो क्लेवर हुई है। जब नारी होने के सारे डीमेरिट्स वो ले रही हैं तो फिर उन्हें ये लगा कि हम मेरिट क्यों ना लें, जी है ना। तो एक ये चीज होती है। अपने इंटरव्यू के या फिर इस गुफ्तगू के अंत में मैं चाहूँगा कि एक आप क्या संदेश में दर्शकों को देना चाहेंगी, कुछ इस प्रकार का विचार, या फिर आप वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं जो आपको इतना एक्टिव रखती है पूरे जिले में?
मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि ऊर्जा मुझे मेरे स्कूल के बच्चों से मिलती है। जो लोग प्राथमिक शिक्षा में काम कर रहे हैं, बतौर अध्यापक काम कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि बच्चों के रास्ते कितने मुश्किल हैं, कितना कुछ करके वो हमारे स्कूल तक पहुंच पाते हैं, वो स्कूल तक आ जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ऊर्जा तो मुझे बच्चों से मिलती है। जब मैं हताश होती हूँ तो मैं उनके जीवन के बारे में सोचती हूँ कितनी कठिनाई है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत तो मेरे सामने नहीं है जितनी दिक्कतें उनके सामने। तो एक्टिव रहने की ऊर्जा तो मुझे मैडम जी का जो हमारे शब्दों में या हमारे समझ से जो संदेश था कि ये एक बच्चों द्वारा इस प्रकार की ऊर्जा मैम के अंदर संचालित की जाती है जिससे प्रेरित होकर के लगातार बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद की तस्वीर बदलने के लिए लगी रहती हैं। इन्हीं बातों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। यदि मेरे प्रयास, मेरी कोशिशें आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करिए कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में भी नई बातें हो रही हैं, नए प्रयास हो रहे हैं। हम जैसे शिक्षक और हमारे जैसे शिक्षक इसकी तस्वीर बदलने के लिए लगातार प्रयास हैं। हमारी कोशिश जारी रहेगी, चाहे इस मंच के माध्यम से अपने विभाग की तस्वीर सामने लाने के लिए या फिर विद्यालय के माध्यम से आप तक पहुंचने की। इन्हीं बातों के साथ मैं मैम को धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्द ही फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।